ये वीडियो जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर का लास्ट पार्ट का वीडियो है। इसमें अभी तक हम लोग पढ़े कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कब हुई, किसने की, कोशिका को किस यंत्र की सहायता से हम लोग देख पाएंगे। फिर कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया। फिर उसमें जो सबसे लास्ट वर्ड था, सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, रॉबर्ट बिरचो ने कहा था। ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। फिर प्लाज्मा झिल्ली एवं कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, जो सबसे आउटर लेयर था कोशिका का। फिर हमने केंद्रक के बारे में भी पढ़ लिया। और आज सबसे लास्ट पॉइंट है जिसको आज देखना है, कोशिका द्रव भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब है कोशिका अंगक, जो कि कोशिका द्रव में ही अवस्थित रहता है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहते हैं। मतलब वो झिल्ली जो है वो कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। बड़ी एवं जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हों, उनको भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना और कार्य को सहारा दे सकें। तो ये उपापचयी क्रियाएं अर्थात मेटाबॉलिज्म ही है जो जीवन की मूलभूत क्रियाएं में से एक है। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं तब नया उत्पाद बन पाता है, उसी तरीके से जीवन जो है वो बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अर्थात अंगकों का उपयोग करती है। जिस प्रकार मानव जीवन में श्रम विभाजन है, जिस तरह से आप देखेंगे कि किसी कंपनी में हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य होता है, उनका विशिष्ट कार्य होता है, अर्थात वहाँ श्रम का विभाजन होता है। उसी तरीके से कोशिकाओं में भी श्रम विभाजन होता है, क्योंकि कोशिकाएं उनके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों के माध्यम से अपने विशिष्ट कार्यों को संपादित करवाती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। जब हम देखें कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं में क्या है, तो वहाँ पे कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता, उनके पास स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात उनका जितना भी कार्य है जो उनके कोशिकांग नहीं है चूँकि, तो वो अपने कोशिका द्रव्य के माध्यम से ही कर पाते हैं। किंतु यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनके पास अपने सभी कार्यों को निपटाने के लिए अलग अलग विशिष्ट कोशिकांग होते हैं, उनके माध्यम से करते हैं। इनमें से कुछ अंगक या कोशिकांग केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता अर्थात आविष्कारक कौन है, तो नॉल एवं रुस्का हो जाएंगे। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेटलेट्स कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। मतलब ये जितने भी अभी कोशिका अंगकों का हमने उल्लेख किया, ये सभी अलग अलग स्पष्ट निर्णायक कार्य करते हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। यहीं पे आता है अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER भी इसको कहते हैं। अंतःद्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। अर्थात यह एक बहुत बड़ा तंत्र है, इससे पहले कि यह एक एकल झिल्ली से घिरा हुआ संरचना है। तो इनके चारों तरफ एकल झिल्ली होता है और यह एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसके कार्य भी हम लोग देखेंगे। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों पट्टिकाओं की तरह दिखाई देता है। तो आप इससे पहले कोशिका का आकृति बना हुआ है, उसमें आप जाकर के जूम करके देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना कैसी है। अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा चिकनी अंतःद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स लगे होते हैं। तो देखिएगा तो उसमें आपको स्पष्टतः दिखाई देगा कि कुछ अंतःप्रद्रवी जालिका जिनके ऊपर डॉट 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 दिखेंगे, वो रुखरी या खुरदरी टाइप से आपको दिखाई देगी। और इस खुरदरी पन का कारण वो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो राइबोसोम्स करते हैं।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स जितने भी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देंगे और वो अपने अंदर के तंत्र के सहायता से कोशिका के अन्य भागों में उन्हीं प्रोटीन्स को भेज देते हैं। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर का मूलभूत इकाई है, क्योंकि जितने भी हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए या फिर शरीर के अलग अलग हार्मोन्स के निर्माण में प्रोटीन का काफ़ी इस्तेमाल होता है। प्रोटीन की सहायता से ही ये सारा कुछ बन पाते हैं। तो जो राइबोसोम्स जिन प्रोटीन्स को निर्माण करते हैं उनके कोशिकाओं में जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा वहाँ तक पहुँचाने का कार्य रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज देता है और फाइनली उस तंत्र के माध्यम से उस अंग के पास प्रोटीन पहुंच जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। तो जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अवस्थित राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, उसी तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो केवल वसा और लिपिड, ये वसा या बोलिए या फिर लिपिड बोलिए एक ही बात है, उसका अणुओं का निर्माण करते हैं। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से प्रोटीन आवश्यक है उसी तरीके से वसा भी हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक चीज़ है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। हम लोगों ने कोशिका झिल्ली की संरचना देखी थी। कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपोप्रोटीन के द्वारा बने हुए पदार्थ हैं कोशिका झिल्ली। तो अर्थात उसमें प्रोटीन भी होते हैं और वसा भी होते हैं, अर्थात प्रोटीन और वसा के सहयोग से ही कोशिका झिल्ली बन पाते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन या सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस यानी या फिर हिंदी में झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है उसी को झिल्ली जीवात जनन या फिर सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस कहा जाता है। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। तो एंजाइम, जितने भी शरीर में एंजाइम हैं वो सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं। वहीं जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन के भी और वसा के भी, दोनों के ही मिलकर बने होते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हैं ये सारे के सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं। यहाँ पे आप डॉट 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 देख सकते हैं, यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहचान है। तो ये एक कोशिका की संरचना है। यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तारक केंद्रक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सेंट्रोसोम्स कहते हैं। सेंट्रोसोम्स का कार्य होगा जब कोशिका का विभाजन होगा उस समय इनका अहम योगदान रहता है। लाइसोसोम्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम्स करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि यह ग्लूकोज का शोषण करके उससे ऊर्जा का उत्पत्ति करवाता है, अर्थात एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कोशिका द्रव्य में ही ये सारे कुछ अवस्थित है, तो कोशिका द्रव्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण में से एक है। केंद्रक के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। केंद्रकीय झिल्ली, जो कि केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करने का कार्य कर रही है, केंद्रकीय झिल्ली। और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसके द्वारा लिपिड या वसा का निर्माण होता है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन के परिवहन के लिए कार्य करता है। आगे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे की कार्य भी करता है। तो जैव रासायनिक क्रियाएं जो हैं उनके होने के लिए यह ढांचा का भी प्रदान करता है। एक वर्ग के जंतुओं, जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, उनके यकृत की कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो हम लोग पढ़ेंगे आगे कशेरुकी अर्थात कॉर्डेटा समूह, कॉर्डेटा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मत्स्य पक्षी, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और स्तनपायी अर्थात मैमल्स। तो ये सारे ही जीव जंतुओं जितने भी ये कॉर्डेटा के अंतर्गत आ रहे हैं, इन सब में यकृत पाया जाता है। और यकृत की कोशिकाओं में
ये कोशिकांगक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये कोशिकांग जो है वो विष और दवा का निराविषीकरण करने का कार्य करती है। तो यह केवल कॉर्डेटा में ये पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि यकृत की कोशिकाओं में उपस्थित स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये केवल कशेरुकी जंतुओं में ही होता है। आगे है गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में भी एकल झिल्ली पाई जाती है। आगे देखिए, कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। तो जब इसको हम लोग जूम करके देखते हैं कोशिका में, तो एक झिल्ली युक्त होते हैं और चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र देखने को मिलता है, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। तो कुंडिका भी क्या है, इसी का गोल्जी उपकरण का ही या गोल्जी बॉडी का ही एक पार्ट है। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से होता है, अर्थात ये टच रहते हैं, अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से। इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है, जहां एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का परिवहन कर रहा था, तंत्र का निर्माण कर रहा था प्रोटीन के लिए, वहीं ये गोल्जी उपकरण जो है यह जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र का दूसरा भाग बना रही है। मतलब पहला भाग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दूसरा भाग गोल्जी उपकरण। यहाँ आप देख सकते हैं यह एक पादप कोशिका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति देखी जा सकती है। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें एक बड़ी आकार की रसधानी भी देखने को मिल रही है। यहाँ कोशिका भित्ति पाया जाना अनिवार्य है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। फिर यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। बाह्य कोशिका बाहर, कोशिका के बाहर का स्थान है। प्लाज्मा झिल्ली देख सकते हैं। यही प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से ही कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर और कुछ अपशिष्ट पदार्थ कोशिका से बाहर जा पाते हैं। केंद्रीय झिल्ली भी देख सकते हैं। गोल्जी उपकरण यहाँ पे इस आकृति में बना हुआ है, आप इसको ध्यान से जूम करके देख लीजिए। यही गोल्जी उपकरण है। ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये गोल्जी उपकरण है। तो यहाँ पे ये पुटिकाओं की तरह है और ये आपका एक तरफ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। मतलब गोल्जी उपकरण जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी संश्लेषित पदार्थ होते हैं, अर्थात प्रोटीन और वसा या लिपिड, इनका संश्लेषण पैक कर देगा ये गोल्जी उपकरण और कोशिका के अंदर या बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज सकता है। कौन? गोल्जी उपकरण। इस कार्य में शामिल पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना शामिल है। मतलब पैकिंग, इसके अलावा संचयन मतलब कलेक्ट करना, रूपांतरण मतलब उसको मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन भी होता है यहाँ पे, और उनको पैकेजिंग करके वापस से पहुँचा देना, डिलीवरी कर देना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनती है। तो जटिल शर्करा तो हम लोग जान ही रहे हैं, जैसे कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि जटिल शर्करा है। तो इसी तरीके से जहाँ पर भी जटिल शर्करा का इस्तेमाल होता है, उसके निर्माण के लिए गोल्जी उपकरण ही उत्तरदायी होता है, क्योंकि यह सामान्य शक्कर को जटिल शर्करा में बदल पाता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो सबसे अहम बात कि लाइसोसोम्स जो होते हैं उनको निर्माण करने का कार्य भी गोल्जी बॉडी ही कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। अब चूंकि लाइसोसोम्स का निर्माण गोल्जी उपकरण से हो रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइमों को बनाते हैं। तो यहाँ पे दो बात है कि ये झिल्ली से घिरी होती है, तो ये एकल झिल्ली से घिरी होती है। लाइसोसोम के बाहर भी एकल झिल्ली पाए जाते हैं और एकल झिल्ली के अंदर पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और जो आगे हम लोग देखेंगे कि जो कोशिका तक का पाचन करने में कार्य सक्षम है। यूं तो लाइसोसोम का कार्य कोशिका के वैसे अंगक जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनका पाचन करने का है, बट किसी परिस्थिति में अगर कोशिका ही कार्य करना बंद कर दे तो फिर लाइसोसोम का कार्य होता है कोशिका का भी पाचन कर देना। और इस पाचक एंजाइम को कौन बना रहे हैं? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इन पाचक एंजाइमों को बनाने में सक्षम है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, जिसके बारे में अभी जस्ट बात की है हम लोगों ने। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। अर्थात जो भी
निष्क्रिय कोशिका अंगक हैं जो कार्य करने योग्य नहीं हैं, उनका पाचन करके कोशिकाओं को साफ सफाई करते हैं। मतलब कोशिका का क्लीनर अगर बात किया जाए तो वो कौन है? लाइसोसोम है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम्स में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। कोशिकीय चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। अर्थात शरीर में करोड़ों मेटाबॉलिज्म हर समय हर वक्त चल रही होती है, तो जिस कोशिका का मेटाबॉलिज्म के कारण उसका नष्ट हो जाए या कोशिका मृत हो जाए तो उस समय ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और एंजाइम इनके जो अंदर जो एंजाइम्स हैं वो अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जो कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने गोल्जी उपकरण का खोज किया था, उनके बारे में कुछ बताया गया है। 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। तो पाविया यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे और चूंकि ये मेडिसिन की जो भी पढ़ाई करते हैं तो उनका अस्पताल में ही काम भी करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई भी करते रहते हैं। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित इन्होंने खोज की है। आगे इनको पता चलेगा कि नोबेल पुरस्कार भी इसी विषय में इनको प्राप्त होता है। 1872 में उन्होंने एबियाटेग्रोस के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपने खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की थी। तो इन्होंने तंत्रिका तंत्र पर ही खोज की, देख सकते हैं इससे पहले भी इनका खोज जो है तंत्रिका तंत्र से ही संबंधित था। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने के लिए क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अर्थात ब्लैक रिएक्शन जो शब्द है ये संबंधित है, ब्लैक रिएक्शन ये वर्ड संबंधित है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित वर्ड है और इसकी खोज किन्होंने की? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था। तनु मतलब उसमें कम मात्रा में सिल्वर नाइट्रेट होगा और उसका विलायक का मात्रा अधिक है। और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पर लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे, इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में उन्हें सेंटियागो रेमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कभी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कैमिलो गोल्जी को किस कार्य के लिए, उनकी किस कार्य के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक बात ध्यान रखना है कि इसमें दोहरी झिल्ली होती है, डबल लेयर्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जिस तरीके से बिजली घर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, उसी तरीके से कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, यहाँ पे देख लीजिए। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, मतलब उसमें देख सकते हैं डॉट 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 करके छिद्र बने होते हैं। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, वलित मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बना देती है। अर्थात जितने बड़ा क्षेत्र रहेगा उतने ही अधिक एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाएं संपन्न हो पाएंगी। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिकाओं की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का ही उपयोग करता है। इसीलिए पूछा जाएगा कि शरीर में ऊर्जा मुद्रा क्या है? मुद्रा तो वो एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है। अद्भुत क्यों कहा जा रहा है?
क्योंकि उसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। चूँकि इनके पास राइबोसोम्स भी है और सूचना देने के लिए इनके पास डीएनए भी है, तो ये अपना प्रोटीन स्वयं बना ले रहे हैं। चूँकि इनके पास डीएनए भी है, तो एक बात तो ध्यान रखना है कि डीएनए कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग प्लास्टिड्स भी देखेंगे, प्लास्टिड्स में भी अपना डीएनए होता है। तो जिनके पास भी जिस भी कोशिकांग के पास अपना स्वयं का डीएनए होता है, उन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। ऑप्शन में अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड दोनों हैं तो दोनों ही आंसर होंगे। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में ही स्थित होते हैं। प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने सेकेंड लेक्चर में ये बात को कंक्लूड किया था कि प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और जो हम क्लोरोप्लास्ट अलग से याद करते हैं वो भी क्रोमोप्लास्ट का ही एक हिस्सा है। क्रोमो का मतलब होता है मल्टी कलर्ड, तो रंगीन प्लास्टिड्स को क्रोमोप्लास्ट कहेंगे और जो वाइट है या रंगहीन है उन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक, वर्णक मतलब ऐसा जो भी कलर प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, रंजक भी कह सकते हैं, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। तो जब हम क्रोमोप्लास्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्णक होते हैं, जैसे एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन, विटानिन, बहुत सारे हम लोगों को पढ़ने हैं। विटानिन पाया जाता है गाजर में, फिर इसके अलावा कैरोटीन पाया जाता है जो येलो कलर प्रदान करता है। इसी तरीके से हम लोग को आगे देखना है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, अर्थात ये संचयन का कार्य कर रहा है। भोज्य पदार्थों के संचयन, स्टार्च का संचयन, तेल यानी कि वसा का संचयन, प्रोटीन का संचयन, ये संचयन वाला कार्य कौन कर रहा है? ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। अगर ये एक प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट का एक चित्र बनाया जाए तो इसमें एक ऐसे ऐसे सिक्कों की तरह, सिक्कों के ढेर की भांति संरचना होती है जिनको ग्राना थैलेकॉइड कहते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड भरी होती है इन्हें ही स्ट्रोमा कहते हैं। इसे लिखा हुआ स्ट्रोमा में स्थित, उसके अंदर ही स्थित होती है। ये भी एक दोहरी झिल्ली होती है। प्लास्टिड्स कैसे होते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, ध्यान रखना है। तो ऐसे भी ध्यान रहेगा कि जो जो दोहरी झिल्ली युक्त वाले कोशिकांग हैं, चाहे केंद्रक हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे प्लास्टिड्स हो, सभी में डीएनए मौजूद रहता है। प्लास्टिड्स बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होता है, अर्थात ये भी स्वयं का प्रोटीन बना सकते हैं। और इस कारण से चूंकि इनके पास स्वयं का डीएनए है, अर्थात ये भी अर्ध स्वायत्त अंग कहे जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट रसधानियाँ। और रसधानियों का यूँ तो सबसे अधिक इस्तेमाल पादप कोशिकाएं ही कर पाती हैं। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। संग्राहक मतलब कलेक्ट करने वाली थैली है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से लेकर 90% तक हो सकता है। मतलब हर एक कोशिका में तो नहीं, लेकिन कुछ कोशिकाओं में ये बहुत बड़े बड़े होते हैं जो भोजन स्टोर करने का कार्य करते हैं। आगे देखिए, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं की स्फीति या कठोरता प्रदान करते हैं, अर्थात ये कोशिका में पाया जाने वाला ऐसा कोशिकांग है जो अंदर रह के कोशिका को मजबूती प्रदान कर रहा है। स्फीति मतलब रिजिड स्ट्रक्चर प्रदान कर रहा है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन हैं। तो ये सब यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। अमीनो एसिड्स यहाँ पे स्टोर्ड मिलेंगे, शर्करा मिलेगा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल मिल सकते हैं और कुछ कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। तो जो अमीबा खाद्य पदार्थ उपयोग में लाते हैं उनको ही वो रसधानी में जाकर के कलेक्ट कर लेते हैं।
कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो ये इनका एक्स्ट्रा काम हो गया कि रसधानी कुछ कोशिकाओं में अपशिष्ट उत्सर्जन का भी कार्य कर रही है और जल को भी कलेक्ट करने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पे अब देखिए प्रश्न है, क्या आप ऐसे दो अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनके पास अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है? तो एक तो केंद्रक हो जाएंगे, केंद्रक के पास अनुवांशिक पदार्थ है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, इसके अलावा प्लास्टिड्स हो जाएगा। तो ये तो आपको जस्ट अभी देखे ही हैं। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि लाइसोसोम एक्टिव हो जाएगा। जब कोशिका किसी कारण से मृत हो जाती है तो फिर कोशिका का पाचन करने का कार्य लाइसोसोम्स का होता है। और लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो इसी कारण से उसको आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका का पाचन कर सकता है। बस एक बात ध्यान रखना है कि लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले एंजाइम्स का निर्माण वो खुद नहीं करता, बल्कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके लिए करते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। सभी कोशिका में अपनी अपनी एक संरचनाएं होती हैं जो इन कार्यों को संपादित करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण ही संभव हो पाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये विशिष्ट कार्य ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास झिल्ली है और अंगक हैं, स्पेसिफिक अंगक हैं जो वो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि संरचना किसी भी जीव की जो संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कोशिका ही है। और यह जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। तो सबसे मूलभूत क्रियाएं भी आपकी कोशिका के अंदर ही होती है, इसीलिए यह मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यूँ तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक कोशिका जो है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं के द्वारा ही बनती है। तो कैसे बनती है? तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण, और यही चीज़ हमें अभी नेक्स्ट पढ़ना है, कोशिका विभाजन। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। युग्मक मतलब जोड़े, युग्मनज, जाइगोट बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन इज नथिंग बट नया कोशिका का बनना। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो देखिए, जब हम लोग बहुकोशिक जीवों में कोशिका विभाजन की परिघटना को पढ़ते हैं तो उसमें यही समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, यही दोनों प्रमुख हैं। जबकि हम लोग एक कोशिकीय जीवों में देखेंगे तो वहाँ पे असूत्री विभाजन भी हो पाता है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने दो विभाजन देखा, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो शरीर में जितने भी कार्य हैं, टूट फूट, मरम्मत, वृद्धि, इन सभी के लिए जो कोशिका विभाजन होता है तो वह समसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है। वहीं जब नए कोशिकाओं का लैंगिक जनन का कार्य आता है तो वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। अर्थात एक मातृ कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। अर्थात जिस प्रकार मातृ कोशिका में, सपोज कीजिए अगर मानव की बात की जाए तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मातृ कोशिका में, इसी तरीके से बनने वाले दो संतति कोशिकाओं में इक्वल अमाउंट ऑफ गुणसूत्र पाए जाएंगे, यानी कि दोनों में ही 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग विकसित जीवों की श्रेणी में आते हैं और यह हमारे और हम सब में लैंगिक जनन के कारण ही जन्म हो पाता है बच्चे का। तो इस तरीके से इसके लिए मादा और पुरुष दोनों की तरफ से
गुणसूत्र आते हैं और उन दोनों मिलकर युग्मक बनाते हैं और निषेचित होते हैं और इसी के द्वारा संतति का निर्माण हो पाता है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं। ये अर्धसूत्रण के माध्यम से ही संतति निर्माण हो पाता है। इससे क्रमशः दो विभाजन होते हैं, मतलब अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। ये दो प्रोसेस के द्वारा संपन्न होता है। जब कोशिकाएं अर्धसूत्री सूत्रण द्वारा विभाजित होती हैं तो इसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। याद कीजिए, समसूत्री विभाजन में केवल 2 संतति कोशिकाएं बन रही थी, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान थी। वहीं पर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक मातृ कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं और सभी में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब यही चीज़ है इसका नेक्स्ट, कि इसका सारांश बना हुआ है। ये सारा सारांश हम लोग अच्छे तरीके से चैप्टर में देखे हैं और ये वाला सारा का सारा क्वेश्चन इसी टॉपिक के अंतर्गत आएगा। बट किसी को भी फिर भी अगर ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट में लिखिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आप मैसेज कर दीजिएगा। और हाँ, इसमें कुछ कुछ ऐसे बात हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अच्छे हैं, ज़रूरी है, जानने योग्य हैं। तो मानव में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका जो है वो अंडाणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका के रूप में अंडाणु या ओवम होता है। और वहीं सबसे छोटी कोशिका का बात किया जाए तो वो शुक्राणु होता है। ऐसे ही आपको 2 और क्वेश्चन हैं जो आपके लिए असाइनमेंट है। नेक्स्ट आप जब भी टाइम मिले आप इसको देख करके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा कि सबसे बड़ी जीवित कोशिका क्या है और सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। मृत कोशिका की बात की जाए तो एक मृत कोशिका भी है जिसे हम लोग विषाणु के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि वो उसमें कोशिका अंगक भी नहीं है तो उसे कोशिका भी कहना सही नहीं है, क्योंकि वो मृत ही है। लेकिन सबसे छोटी कोशिका जो पूछा जाएगा तो क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ कवर कर लिया जाएगा। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसका आगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पूरे 9th क्लास के साइंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।